Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, this is the solution video of the reinforcement worksheet number 1. मैं इसी तरह जो है वो कोशिश करूंगा कि जो वर्कशीट्स हमने आपको दिए हैं 5 वर्कशीट्स जो हैं उनके इसी तरह सॉल्यूशन जो है वो शेयर कर लूँ आपके साथ, ताकि ये कि तुम लोग अपनी करेक्शन कर लो। तो दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 1। इसको जल्दी से इसके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हमारे पास दो मेट्रिसेस थे। फर्स्ट वन वाज ए के जो एलिमेंट्स थे वो थे 0, -2, 1 और 3। एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स बी, उसके एलिमेंट्स थे 3, 2, -1 और 0। और हमसे वो कह रहा था कि एक्सप्रेस ए माइनस टू बी एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ए माइनस टू बी जो है वो फाइंड आउट करना है, और वो जो है वो सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए बड़ा इजी है, सब्ट्रैक्शन करनी है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता था कि वी हैव टू चेक द ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके ऑर्डर सेम है तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो एलिमेंट वाइज होती थी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह एडिशन भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह होती थी। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैट्रिक्स ए की जगह पे मैट्रिक्स ए लिखा मैंने, जिसकी वैल्यू है 0, -2, 1 और 3, मतलब जिसके एलिमेंट्स थे 0, -2, 1, 3, वो मैंने मैट्रिक्स ए की जगह लिख दिया। माइनस साइन मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब ये टू बी है। टू बी का मतलब होता है कि बी तो मैट्रिक्स है लेकिन उसके बाहर जो है वो टू है, मतलब बी के हर एलिमेंट को मुझे जो है वो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स आ जाएगा, और जब टू को टू से करूंगा तो फोर आएगा, टू को -1 से करूंगा तो -2 आएगा, और टू को जब जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये मेरा नया मैट्रिक्स है जिसको मैं टू बी बोल रहा हूँ। टू बी का मतलब है कि बी के हर एलिमेंट को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डबल कर दिया है। तो अब बस मेरे पास जो है वो ए भी है और टू बी भी है, बस दोनों को मुझे माइनस करना है। तो एलिमेंट माइनस एलिमेंट होता है, तो ये ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो है वो टू बी की वैल्यू है। इसको मैं अगर थोड़ा सा वो कर लूँ तो ये समझ लो कि ये हटा देते हैं यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये वाली चीज़ हटा देते हैं यहाँ से, और जो है वो ये हटा देते हैं। बस ये जो है माइनस का साइन लगा देते हैं इधर, ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है 0, -2, 1 और 3, ये माइनस हो गया, और ये टू बी है। ठीक है, ये टू बी है, मतलब मैंने बी के हर एलिमेंट को टू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मुझे बस इनको माइनस करना है, क्योंकि ए माइनस टू बी था। ए की वैल्यू भी अब आ गई है मेरे पास, टू बी की वैल्यू भी आ गई है मेरे पास। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को सिर्फ माइनस करना है, ऑर्डर सेम है दोनों का, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, एलिमेंट माइनस एलिमेंट, तो यहाँ जीरो है और यहाँ सिक्स है, तो जीरो माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, -6। तो पहला एलिमेंट जो है वो -6 हो गया। अब ये जो है मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है -2, अब ये एक माइनस है और फिर फोर, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6। तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया। फिर जो थर्ड एलिमेंट है वो है 1 माइनस -2। तो 1 माइनस -2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 मेरे पास 3 आता है, तो ये +3 हो जाएगा। और लास्ट वन इज 3 - 0, 3 - 0 इज 3। तो ये मेरे पास a -2 भी एज अ सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया है। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें समझनी थी कि अगर कभी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं वो उस नंबर से ज़रूर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने मुझसे बोला फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। जिस तरह टू स्क्वायर का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू होता है, इस तरह ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए है। इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। कौन से तो वो मैट्रिक्स हैं, ए ही है, तो ए को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए की वैल्यू 0, -2, 1 और 3 है, तो मैंने क्या किया, 0, -2, 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, -2, 1 और 3। मतलब ए को दो बार मल्टीप्लाई करना हो। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है पहले क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी 2/2 का होगा। और मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेक द फर्स्ट रो, पहली रो को लेता हूँ और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। आरसी की फॉर्म में जो है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये तुम्हें बड़ा ख्याल रखना है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो लाजमी पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी होती है, यहाँ गलती की गुंजाइश होती है। बच्चे जो है वो काफ़ी बार जो है ये मेथड भूल जाते हैं। तो आपने पहली रॉ लेनी है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में प्लस का साइन आएगा और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो हो जाएगा। और बीच में प्लस का साइन आएगा, -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। तो 0 -2 जो है वो मेरे पास -2 आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट मेरा -2 आ गया। इसी तरह अब मुझे जो है वो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। और फिर बीच में प्लस का साइन आया, -2 को 3 से करूंगा तो -6 आ जाएगा, और 0 में से -6 करूंगा तो मेरे पास -6 आ जाएगा। ये मेरा दूसरा एलिमेंट आ गया। अब चूंकि मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, इसका मतलब है मुझे रॉ चेंज करनी पड़ेगी। अब सेकंड रॉ की बारी है।
अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया, तो इसका मतलब है 0 प्लस 3 3 आ गया। और फिर जो है वो फर्स्ट सॉरी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करूंगा तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, और 3 को 3 से करूंगा तो ये +9 हो जाएगा। तो -2 और +9 जो है मेरे पास पॉजिटिव का 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर की जो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर का वो आ गया -2 -6 3 और 7। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें पूछी थी। थर्ड पार्ट में इन्वर्स पूछ लिया। इन्वर्स ए मैट्रिक्स का निकालना है, 1 0 -2 4, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला AD माइनस BC होता है। AD माइनस BC कैसे निकाला? ए का मतलब पहला एलिमेंट, डी का मतलब लास्ट, तो 4 1 का 4 हो गया, और माइनस जब जीरो को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आंसर आएगा, तो ये 4 -0 हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और उसके बाद आगे एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट में क्या करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाले की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 और 1 हो गए। और इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर देता हूँ। तो जीरो का साइन ऑपोजिट करने का मतलब जीरो ही है, तो यहाँ जीरो ही लिख दो, क्योंकि -0 कुछ भी नहीं होता। तो और -2 का साइन जब आप उल्टा कर दोगे तो ये +2 हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पास एडजॉइंट आ गया। 4 -0 4 हो गया। अब इसका मतलब है कि मुझे पूरे मैट्रिक्स को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 4 से डिवाइड करना है, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैं हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आंसर आ जाएगा, और 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा। 2 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। 1 0 1/2 और 1/4, ये इसके चार एलिमेंट्स आ गए। इनवर्स जो है वो आपसे 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो AD माइनस BC होता है। AD माइनस BC का मतलब पहला और आखिरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और माइनस करो उसको दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट से, तो AD माइनस BC से डिटर्मिनेंट आ जाता है। एडजॉइंट में मैं क्या करता हूँ, पोजीशन चेंज और साइन चेंज, पहले और आखिरी एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, और जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट होता है उनके साइन को अपोजिट कर देता हूँ, तो इससे मुझे ए इनवर्स मिल जाता है। फिर जो भी नंबर बाहर लिखा होता है मैट्रिक्स के, उससे मैं जो है पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ दो मतलब हो गया, 1/4 से हर एलिमेंट को जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो कि हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, तो बस 4 से डिवाइड करना था। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन इस तरह था, मेरे पास एक मैट्रिक्स था M 3 और -2, ये कॉलम मैट्रिक्स था क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, और n की वैल्यू है -1 और 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। मुझसे कह रहा है गिवन दैट S मल्टीप्लाई बाय M। S जो है उसने बोला है कि कोई जो है वो नंबर है, उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S को जब मैं M से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें प्लस करूंगा 3n, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 12 और t आएगा। ये भी एक मैट्रिक्स है। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S और t, आपको S और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई हैव द वैल्यू ऑफ M और n, मेरे पास M और n की वैल्यू है, तो मैं यहाँ इसको पुट करता हूँ। S जो है वो, चूंकि मुझे S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो S जो है वो बाहर ही लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में मैट्रिक्स M की वैल्यू लिख दी 3 और -2, प्लस का साइन यूज किया, 3 एज इट इज लिखा, n की जगह पे मैट्रिक्स n की वैल्यू लिख दी -1 और 4, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल्स टू 12/t। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि बीच में इक्वल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट में भी पॉसिबल आगे चल के यूज हो, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, यहाँ भी एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंस S इज आउटसाइड द मैट्रिक्स, तो S से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। S को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3S हो जाएगा। S को -2 से करूंगा, -2S हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ऐसे ही आ गया। 3 को -1 से करूंगा तो -3 हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 12/t। ये 12/t नहीं है बेसिकली, ये जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो इसको जो है वो यहाँ से अपॉन हटा दो, क्योंकि जल्दबाजी में जो है वो ये अपॉन लिख दिया, तो ये हटा दो, ये 12 अपॉन नहीं है, ये 12 और t है, जैसे कि ये लिखा हुआ है इस तरफ, ठीक है। तो इसको इसी तरह रखो, और ब्रैकेट में रखना चाह रहे हो तो ब्रैकेट में लिख लो इसको इस तरह। अच्छा, अब क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसमें भी दो रॉज और एक कॉलम है, तो इसमें भी दो रॉज और एक कॉलम है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3s प्लस -3 क्या हो जाएगा, 3s -3, और ये -2s प्लस 12 हो जाएगा। और ये दोबारा जो है वो फ्रैक्शन हटा दो यहाँ से यूँ करके, और ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया 12 और t। इसका मतलब है कि अब मेरे पास दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स आ गए, और दोनों जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट and second element will be equal to the second element, क्यों, क्योंकि because these two matrices are equal matrices,
तो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि दोनों का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होगा और दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, 3s-3 को पहले 12 के बराबर कर दिया। ये -3 था, उधर जाके +3 हो जाएगा, 12 और 3 जो है वो 15 हो जाएंगे। और यहाँ मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर भेज के डिवाइड कर दिया, तो एस की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। इसी तरह मेरे पास जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज -2s + 12 इक्वल्स टू, उसको टी कर दिया और मेरे पास एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू 5 आ गई है, तो मैं जो है वो एस की वैल्यू पुट कर देता हूँ। एस की वैल्यू की जगह मैंने 5 पुट किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 विल गिव मी -10 प्लस 12 एज इट इज आ गया, टी एज इट इज आ गया, और -10 + 12 जो है वो +2 आ गया। तो एस की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई और टी की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट था, इक्वल मैट्रिसेस का, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा इसमें आपसे उसने कैलकुलेशन करवाई थी, तो ये 2 या 3 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज निकालनी है, तो ये लाजमी 3 मार्क्स का तो होगा ही होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी फिर उसने मुझे इसी तरह की एक इक्वेशन दी हुई है। उसने कहा है द मैट्रिक्स एम सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3m + 4, और फिर उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 3 और 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू m। अब मुझसे कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A B C D, मतलब मैट्रिक्स m की वैल्यू निकालो, इस तरह उसने बोला। तो सिंस ये इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया, ये m और इस m को एक जगह कर दिया। ये पॉजिटिव m है, इधर आके नेगेटिव m हो जाएगा, तो ये 3m - m हो गया। और ये जो +4 के साथ जो पूरा मैट्रिक्स लिखा है, मैंने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये +4 वहां जाके -4 हो जाएगा। अब चूंकि -4 मैट्रिक्स के बाहर है, तो इसका मतलब है हर एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये 3m - m 2m हो जाएगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -8, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा +4, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी -12, और -4 को जब 0 से किया तो 0 आ गया। और सिंस मुझे m की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब इसका मतलब है कि हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दूं, एक ही बात है। तो -8 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो -4 आ जाएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, -12 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी -6, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स m की वैल्यू आ गई। अगर वो आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू -4 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू -6 हो गई और डी की वैल्यू 0 हो गई। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। आगे चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसने हमें ट्रिग्नोमेट्री दे दी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है बिल्कुल, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। ये जो साइड बी सी है, मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क यूज कर लो। और आपको पता है जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आता है और मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, तो मैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज नहीं कर सकता, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, और ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, वो एडजेसेंट हो गई। अब मुझे जो है वो अपोजिट फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट जो है वो मुझे गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो क्या होता है, 2a होता है, 10 थीटा होता है, तो मैंने 10 यूज किया, और एंगल मेरे पास 36 था, तो 10 36 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बीसी लिख ली, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज 8.7, 8.7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो बीसी की रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी दैट इज 6.32 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं, तो भाई इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना था। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसने फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था, सॉल्व x + 2/3 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, मुझे ये सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होती है, बस सिर्फ वो माइनस नंबर से डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अगर वो यहाँ बोलता है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आपको फिर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना पड़ता। अभी उसने नहीं बोला था, तो मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद वाले में कह रहा है राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब ये जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी है, मतलब दो इनइक्वालिटीज आपको एक साथ दी हुई हैं, तो आप इसको पहले पेयर अप करके अलग अलग करोगे। पहले -1 लेस देन इक्वल्स टू 4y + 3 आपने इस साइड पे लिख ली, और 4y + 3 लेस देन 11 आपने इस साइड पे लिख ली, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया वैसे जैसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास +3 है, +3 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, -1 -3 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 4y, नहीं -1 और -3 हो गया, -1 और -3 4 हो गया, -4,
और चूंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो पहली इनइक्वालिटी आ गई वो आ गई y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये पहली आ गई। और चूंकि मुझे जो है वो इंटीजर्स लिखने सारे, तो मैं दूसरी इनइक्वालिटी भी निकालता हूँ सिंप्लीफाई करके, फिर इंटीजर्स लिखूंगा। दूसरी वाली में 4y प्लस थ्री लेस देन 11 है, ये प्लस थ्री है, वहाँ जाके -3 हो जाएगा, 11 -3 8 हो गया। और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो y इज लेस देन 2 आ गया। तो मेरे पास ये दूसरी इनइक्वालिटी आ गई। अब मुझे इंटीजर्स लिखने हैं जो इस रेंज में लाया करते हैं। तो मेरे पास कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे, ये y जो है वो -1 और -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि -1 हो जाएगा एक, तो -1 से बड़ा नंबर 0 हो जाएगा एक, और उसके बाद जो है वो 1 भी हो जाएगा। लेकिन 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है y जो है वो 2 से छोटा है। तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह सारे इंटीजर्स का आंसर आ गया। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो ये इस तरह आपने इसका आंसर लिख लिया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो इनइक्वालिटी है, ग्राफिंग इनइक्वालिटी आई हुई है। उसने मुझे बोला है कि इन द डायग्राम द शेडेड रीजन आर इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। ये जो शेडेड रीजन आर है, सॉरी अनशेडेड रीजन जो आर है, ये 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है, मतलब 3 लाइंस आपको यहाँ नजर आ रही हैं। 2 उसने मुझे दे दी हैं, तीसरी वाली वो कह रहा है कि उसकी इनइक्वालिटी मुझे लिख के दिखाओ। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी 2 की दी हुई है। तो y इंटरसेप्ट चेक करना पड़ेगा इस इक्वेशन। ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसमें आपको पता है x के साथ जो नंबर होता है वो ग्रेडियंट होता है, और जो नंबर होता है लास्ट में जो नंबर कांस्टेंट होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो 2 इसका y इंटरसेप्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये वाली लाइन है, क्योंकि ये 2 से पास हो रही है। तो इसको मैंने L1 बोल दिया, तो ये मेरे पास L1 हो गई। और ये वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 5 है, +5। तो ये मेरे पास L2 हो गई, इसको मैंने L2 बोल दिया। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली जो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्यों लिखनी है, क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी लिखनी है। तो इनइक्वालिटी डायरेक्टली नहीं लिखी जाती, पहले लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इनइक्वालिटी में। तो पहले मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन के लिए मुझे पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बेसिक फॉर्मूला है। और मुझे जो है वो ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी और y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। चूंकि ग्राफ बना हुआ है तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो लाइन है मेरी, वो y इंटरसेप्ट उसका क्या है, वो कौन से पॉइंट पे y को कट कर रही है। तो वो y के ओरिजिन से गुजर रही है, मतलब ओरिजिन से गुजर रही है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू 0 हो गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया y इंटरसेप्ट में जो है वो c 0 हो गया। ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पहला वाला 0 0 ले लेते हैं, और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो ये ले लेते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा सा पॉइंट है, क्योंकि सॉलिड पॉइंट है। यहाँ x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। हमेशा ऐसे पॉइंट लो जो कि आपको होल नंबर्स में वैल्यूज दे रहे हो। ये बीच में डेसिमल वाला पॉइंट है ना, ये सही नहीं होता। इसकी वैल्यू भी जो है वो मतलब आप सही तरीके से पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0.5 है कि 0.4 है कि 0.6 है। तो बेटर ये है कि आप ऐसे नंबर्स, ऐसे कोऑर्डिनेट्स उठाओ जिनकी एक्स और वाई की वैल्यू होल नंबर में आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पर, और यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की 1 है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स उठा लिए। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से मैंने जो है वो स्लोप निकाल ली। तो मेरी जो स्लोप आ रही थी वो आ रही थी 1/2। तो मैंने जो है जल्दी से इक्वेशन बना ली, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में m की जगह पे हाफ लिख दिया और c की जगह पे 0 लिख दिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू हाफ एक्स। और सिंस मुझे ये देखना है कि मेरा रीजन लाइन के अबव है कि बिलो है। तो अगर मैं नीचे की तरफ से देखता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि मेरा रीजन जो है वो अबव द लाइन है। तो अबव द लाइन के लिए ग्रेटर देन का साइन होता है, चूंकि लाइन बोल्ड है तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ गई वो आ गई y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस 0। आप बिल्कुल हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लस 0 जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो आंसर आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ एक्स आ गया। ये मेरे पास इनइक्वालिटी, मैंने थर्ड इनइक्वालिटी लिख ली। तो इनइक्वालिटी लिखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती है, और इक्वेशन के लिए आपको ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट चाहिए। इक्वेशन पहले लिखी जाती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि रीजन जो है वो अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है। अगर बिलो द लाइन है तो लेस देन, अबव द लाइन है तो ग्रेटर देन। और लाइन बताती है कि अगर डॉटेड लाइन होगी तो इक्वल्स टू का साइन नहीं आता, और अगर डॉटेड लाइन नहीं है, बोल्ड लाइन है, बिल्कुल सॉलिड लाइन है, तो फिर इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। और लास्ट जो मैंने वीडियो चैनल पे शेयर की थी उसमें मैंने फिर इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको दिया था, कि अगर वो बोले कि भाई रीजन जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल है, तो फिर इनसाइड वाले में भी जो हम बाउंड्री है ना उसको डॉटेड लाइन की तरह ही कंसिडर करते हैं। ये भी तुम अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे उसमें मैंने 2 3 क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनसाइड का वर्ड नहीं यूज किया उसने। तो जब इनसाइड का वर्ड यूज करे तो फिर समझ लेना कि बाउंड्री पे फिर जो है वो डॉटेड लाइन की तरह हो जाती है बाउंड्री भी। फिर आप जो है वो ग्रेटर देन और सिर्फ लेस देन का साइन यूज करोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो था उसके नीचे था वो भी देख लेते हैं। फाइंड द इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर लिखने हैं हमें सारे, ठीक है। और उसके लिए वही उसने साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है, पेयर अप किया। पहले 4 लिखा लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 13,
और दूसरी साइड पे 2x प्लस 13 लेस देन 9 हो गया। ये प्लस 13 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 13 हो जाएगा, 4 में से 13 माइनस करेंगे -9 हो गया। और लेस देन इक्वल टू 2x हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 हो गया। ये मैंने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की है, बस आप ये देखो कि x की साइड पे माउथ ओपन है, तो x की साइड पे मैंने माउथ ओपन ही किया, मैंने बस x को पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये -9/2 -4.5 हो जाएगा। तो पहली इनइक्वालिटी जो है वो मेरे पास आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4.5। दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 13 है, ये प्लस 13 वहाँ जाके -13 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी आ जाएगी x इज लेस देन -2। तो ये मेरे पास दोनों इनइक्वालिटीज आ गई। अब मैं देख लेता हूँ कौन कौन से इंटीजर इस रीजन में लाए करेंगे। तो इंटीजर की बात हो रही है, तो -4.5 से जो बड़ा इंटीजर है वो पहला -4 है, -4 से बड़ा -3 है, -3 के बाद -2 है, लेकिन मैं -2 नहीं ले सकता क्योंकि ये कह रहा है कि x जो है वो -2 से छोटा है। इसके बाद इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ दो ही आंसर्स आएंगे, -4 और -3। तो ये मैंने जो है वो इस तरह लिख दिया, क्योंकि मुझे सारे इंटीजर्स लिखने थे। फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स आर -4 एंड -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था एक और। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने मुझे इस तरह एक फिगर बना के दी हुई थी, एक लाइन थी जिसको उसने एम बोला। अब वो कह रहा है कि इस लाइन की जो है ना वो इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही चीज़ हमारे पास है फॉर्मूला। अब इसमें जो है वो चूंकि ये इक्वेशन सॉरी ग्राफ में बनी हुई है, तो मैं y इंटरसेप्ट जो है वो सिर्फ ग्राफ से ही निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने देखा कि ये लाइन जो है वो मेरे y एक्सिस को 0.6 से कट कर रही है, 6 से गुजर रही है। तो c की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, मैंने c की जगह पे 6 लिख दिया। और सिर्फ मुझे अब ग्रेडियंट निकालना और इक्वेशन बनानी है। ग्रेडियंट निकालने के लिए इसने आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, 1 4 और 2 2। तो बस इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हैं। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। y2 माइनस y1 मतलब 2 - 4 और 2 - 1। तो इसकी जो ग्रेडियंट आ गई वो -2 आ गई। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो m की जगह पे -2 आ गया, y इज इक्वल टू -2x, और c की वैल्यू मेरे पास 6 थी। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू -2x/6। ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। बस मुझे इक्वेशन लिखनी थी और कोई काम नहीं करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उससे कह रहा है कि ये जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है, ये तीन इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है। तो तीन लाइंस में एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और एक ये लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने अभी लिखी है। तो मुझे जो है पता है कि चूंकि ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ जो इक्वेशन होती है वो एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। और चूंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों की इक्वेशन मैंने लिख ली। और तीसरी लाइन की इक्वेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाई हुई है, वो ये लिखी हुई है, y इज इक्वल टू -2x+6। बस अब इनको कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी में। तो पहले जो है वो x इज इक्वल टू 0 वाली देख लेते हैं। चूंकि मेरा रीजन जो है वो x की बड़ी वैल्यूज की तरफ है, 0 से ग्रेटर की तरफ है, तो मैंने क्या किया, और चूंकि लाइन भी मेरे पास कैसी है, लाइन भी मेरे पास बोल्ड है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो बोल्ड ही होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरे पास पहली इनइक्वालिटी आ गई। इसको यहाँ x लिख देता है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो मेरा रीजन है वो 0 से बड़ी वैल्यूज की तरफ है x की। और अगर मैं y की बात करूं, तो y जो है y एक्सिस ये रहा मेरा, और 0 से बड़ी वैल्यूज है, तो इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी ये आ गया। और तीसरी वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाली मेरी तीसरी लाइन है। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो y की वैल्यूज बढ़ती हैं, नीचे की तरफ जाऊंगा तो y की वैल्यूज कम होती हैं। तो रीजन जो है वो मेरा बिलो द लाइन है, नीचे की तरफ है। रीजन जो है वो लाइन से ऊपर नहीं है, वो लाइन से नीचे है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो लेस देन का साइन यूज होने वाला है। और चूंकि लाइन जो है वो बोल्ड है, तो लेस देन इक्वल्स टू -2x+6। ये तीसरी इनइक्वालिटी हो गई। तीनों इनइक्वालिटीज मैंने लिख दी। उसने मुझे यही बोला था कि फाइंड द थ्री इनइक्वालिटीज। तो पहली वाली हो गई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगली वाली हो गई y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 से बड़ी की तरफ है रीजन। और तीसरी वाली जो है वो लेस देन -2x+6 हो गई। तो इसका मतलब है कि मैंने ये तीनों इनइक्वालिटीज भी लिख ली। तो ये तीन क्वेश्चन जो है वो मेरे पास इनइक्वालिटी से रिलेटेड थे। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास इस तरह का शेप दिया हुआ था, और वो मुझसे कह रहा था कि एरिया ऑफ द फील्ड निकालो। तो एरिया ऑफ द फील्ड के लिए मैंने क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास एरिया निकालने का तरीका तो सिंपल ही होता है कि जितने भी शेप्स हैं उन सबका इंडिविजुअल एरिया निकाल लो और उनका ऐड कर लो। तो मेरे पास यहाँ जो फिगर है उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि मैं दो ट्राइंगल्स और एक ट्रेपीजियम है, इसको ट्रेपीजियम बना देता हूँ बीच वाले को। ये पहला ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल हो गया, तीनों का एरिया निकाला, ऐड कर दिया। इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर तुम्हें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना मुश्किल लगता है, तो फिर उसको डिवाइड कर दो, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो तीन ट्राइंगल हो जाएंगे, एक रेक्टेंगल हो जाएगा।
चारों के एरिया इंडिविजुअली निकालो और ऐड कर दो, तो यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको मिल जाएगा। जल्दी से हम भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी बेस 34 है, हाइट इसकी 40 है, तो हाफ इंटू 34 इंटू 40 किया तो आपके पास 680 आ गया। यूनिट यहाँ सारे के सारे जो हैं वो मेरे ख्याल से मीटर्स में है, तो ये 680 मीटर स्क्वायर हो गया पहला वाला ट्राइंगल। अच्छा, मैंने जो है इसको ट्रेपीजियम से किया है, क्योंकि मुझे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी थोड़ा सा समझाना था। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए आपको ये देखना होता है कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ, जैसे ट्राइंगल में हाफ होता है इसमें भी हाफ होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है इसमें, और फिर उसमें मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो वो ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं। तो अगर आप ये ट्रेपीजियम देखो तो इसमें एक पैरेलल साइड ये 40 है और एक पैरेलल साइड ये 58 है। तो ये क्या करना है, 58 और 40 को ऐड करना पड़ेगा, और इन दोनों के अलावा जो साइड गिवन होती है वो हाइट हो जाती है। इसका मतलब है ये जो 38 है ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 38 है। तो 38 को मैं हाइट ले लूंगा, और ये जो दो साइड्स हैं 40 और 58 इनको मैं पैरेलल साइड्स ले लूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हाफ मल्टीप्लाई बाय 38 हाइट हो गई, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम का मतलब होता है प्लस, तो पैरेलल साइड 40 और 58 हो गई, तो दोनों को ऐड कर दिया, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1862 यूनिट्स। यूनिट्स लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है आपको। AF 34 मीटर्स है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो लास्ट का एरिया भी निकाल लेते हैं ट्राइंगल का, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। 48 इसकी बेस हो गई, हाइट इसकी 58 हो गई, कैलकुलेटर से आपने निकाला तो आपके पास जो एरिया आ गया वो आ गया 1218 मीटर स्क्वायर। तीनों एरियाज को जब आपने फाइनली ऐड कर लिया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3760 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC ये वाली साइड है, और इसकी लेंथ निकालने के लिए जो है मेरे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फिर पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने ये लाइन इस तरह ड्रॉ की, तो ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल की जो बेस है वो बन गई ये 38 है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी 38 होगी। और ये जो हाइट है ये कैसे निकालूंगा, टोटल ये 58 है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास 18 जो है वो हाइट आ गई। और जब चूंकि मेरे पास दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तीसरी मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम के में हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, तो मैंने 38 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर किया, ऐड किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज मतलब BC की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 42.04 आ रही है। तो BC मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, इसका यूनिट जो है वो मीटर हो जाएगा। तो 42.04 मीटर इज द लेंथ ऑफ BC। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस वर्कशीट का, काफ़ी बड़ी वर्कशीट थी। इसमें मुझे CDE एंगल निकालना है। CDE एंगल कौन सा है, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा E। इसका मतलब है मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं यूज़ कर सकता, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। तो लेबल कर लेते हैं, D के सामने जो है ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये जो ये 58 ऑपोजिट हो गई और ये एडजेसेंट हो गई। हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो यूज करना पड़ेगा जो 10 होता है। तो 10 और एंगल जो है वो डी फाइंड करना है, आप एक्स लिख लो जो भी एंगल है। तो 10x इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड कितनी है 58 डिवाइड बाय एडजेसेंट 42 है। क्योंकि मुझे x चाहिए तो 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एंगल CDE आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 54.09 आ रहा है। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि इस नंबर में मेरे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है। तो अगर वो आपसे बोले कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे दो, तो फिर आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे और वो इस तरह बन जाएगा 54 पॉइंट ये 09 राउंड ऑफ होकर 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, तो 54.1 इसका आंसर आ गया करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। टू बोलता तो फिर मैं 1 को भी हटा देता, 54 हो जाता फिर। ठीक है, तो ये जो है वो वर्कशीट 1 थी। आई होप इसमें जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे लाजमी स्कूल में मुझसे पूछ लेना, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि सर ये कैसे आया, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। और भी जो वर्कशीट्स है मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिल जाए तो मैं उनको इसी तरह जो है आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर लूँ। इस वीडियो को देखना इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, फिर मुझे ज़रूर फीडबैक देना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लेना। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।